हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। और क्लास 7th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो ये चैप्टर तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब हम कर रहे थे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किए थे। बाकी कुछ क्वेश्चंस को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इन क्वेश्चंस के बीच में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, साथ साथ। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हम कर रहे हैं साथ में, और एडिशनल क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन आंसर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो चैप्टर का रिवीजन हम कर चुके थे अपने लास्ट लेक्चर में। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आंसर हम अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। एक बार आप ही देख लीजिए। चलिए, फिर हम ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे लास्ट में, रस्टिंग वाला, ठीक है। तो रस्टिंग हमने पढ़ लिया था कि रस्टिंग की प्रोसेस क्या है और कैसे हम इसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया था बच्चों, रस्टिंग की प्रोसेस है क्या कि जब आयरन यानी कि लोहा वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है आयरन ऑक्साइड, जिसे हम जंक कहते हैं, ठीक है। अब ये जंक होता क्या है? ये जंक जो है मेटल को धीरे धीरे डैमेज कर देता है, ठीक। तो जैसे कि हम जानते हैं, कई सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हम कहें हमारे घरों में जो गेट हैं, रेलिंग्स हैं, इसके अलावा पब्लिक जो पार्क हैं वहाँ पर जो बेंचेस होते हैं, इसके अलावा जो बड़े बड़े जो ब्रिजेस हैं वहाँ पर भी आयरन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बड़े स्टैचूज जो होते हैं उनमें भी आयरन का यूज़ किया जाता है। बड़े जहाज जो बनते हैं, ट्रेन्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बोट्स होते हैं, ठीक है। इन सभी में भी आयरन का उपयोग किया जाता है। तो अगर ये जो आयरन है ये ऐसे ही रिएक्ट कर जाएगी वाटर ऑक्सीजन के साथ तो इतनी सारी चीजें खराब होंगी, है ना। तो हमें इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, आयरन को रस्ट से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसको रस्टिंग से, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम आयरन को रस्ट लगने से बचा सकते हैं। जैसे हमारे घर में जो गेट होता है तो हम देखते हैं काफी समय से वो गेट है और काफी समय आगे भी वो चलेगा और काफी समय से चलता भी आ रहा है। तो किस वजह से चलता आ रहा है? क्योंकि हमने उसको जो है रस्ट लगने से बचाया है। तो कैसे बचाया होगा रस्ट लगने से? पेंटिंग द आयरन सरफेस। तो हम आयरन का जो सरफेस है, ऊपर का जो परत होती है, ऊपरी परत होती है, जो सरफेस है उसका, उसको पेंट करके हम क्या कर सकते हैं? रस्टिंग से बचा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस। तो ग्रीस लगा करके या ऑयल लगा करके हम उसको बचा सकते हैं रस्टिंग से, ठीक है। तो बचेगा कैसे वो रस्टिंग से? देखो, ऑयल, ग्रीस या पेंट उसके सरफेस पर आने से जो मेटल है, जो हमारा लोहा है, वो वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में अब नहीं आएगा। तो जब वो वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही नहीं आएगा तो रस्ट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो अगला है गैल्वेनाइजेशन, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इस टेक्निक में जिंक की एक परत जो है वो लोहे के ऊपर लगा दी जाती है। और ये परत लगाने से होता क्या है बच्चों? जो हमारा लोहा है, आयरन है, वो हवा और पानी के कांटेक्ट में नहीं आता, जिससे कि वो बचा रहता है, ठीक है, जंग लगने से। क्लियर है? चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हमने खैर अपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इन विशेषताओं को पढ़ते हैं। पहले है न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर बच्चों नया पदार्थ बनता है, ठीक है, इसमें केमिकल चेंज में। जबकि फिजिकल चेंज की अगर हम बात करें, फिजिकल चेंज को अगर हम केमिकल चेंज से कंपेयर करें, फिजिकल चेंज को अगर हम केमिकल चेंज से कंपेयर करें तो कोई नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बनता, ठीक है।
नेक्स्ट है यूजुअली इरिवर्सिबल। तो ये कैसा होता है? सामान्यतः इरिवर्सिबल यानी कि अपरिवर्तनीय ये होता है। जबकि जो फिजिकल चेंज है वो कैसा होता है? वो रिवर्सिबल होता है, और कभी कभी हम कहें इरिवर्सिबल भी होता है, लेकिन अगर हम देखें तो सामान्यतः वो रिवर्सिबल भी होता है। ठीक है, अगला है हीट, लाइट और गैस में भी प्रोड्यूस। तो यहाँ पर हीट, ऊष्मा, प्रकाश और गैस जो है वो प्रोड्यूस होता है, जबकि फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ भी नहीं। अगला है चेंज इन कलर, कलर में और स्मेल में यानी कि गंध में, ऑर्डर में, यहाँ पर परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, में आकर हो सकता है। क्लियर है? चलिए, तो नया पदार्थ बनता है, सामान्यतः अपरिवर्तनीय होता है, ऊष्मा, प्रकाश या गैस उत्पन्न हो सकती हैं, रंग या गंध में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं केमिकल चेंजेस की, रासायनिक परिवर्तनों की। क्लियर है? चलिए, तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। What is crystallization? How is it different from how it is different from evaporation? यानी कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है और ये वाष्पीकरण से भिन्न कैसे है? तो इसका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। अगर हमें दोनों की डेफिनेशन आती है तब तो ये हमारे लिए और इजी हो जाएगा। चलिए, तो क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सॉलिड क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है, एक सॉल्यूशन से हमें मिलते हैं सॉलिड क्रिस्टल यानी कि ठोस क्रिस्टल। घोल से ठोस क्रिस्टल जो है इस प्रोसेस में बनाए जाते हैं। यह शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने का तरीका है, और इससे हमें क्या मिलता है? शुद्ध पदार्थ मिलता है। क्लियर? अगर हम वाष्पीकरण की बात करें तो वाष्पीकरण में जल को गर्म करके हटाया जाता है, लेकिन इसमें अशुद्धियां रह सकती हैं। क्लियर है? समझ में आया? वाष्पीकरण में क्या किया जाता है? गर्म करके उसको यानी कि जल को हीट करके उसको क्या किया जाता है? इवेपोरेट किया जाता है, यानी कि पूरा वाष्पित किया जाता है। लेकिन अभी क्या हो सकता है बच्चों? इसमें अशुद्धियां रह सकती हैं, जबकि जो क्रिस्टलाइजेशन है वो अधिक प्रभावी और शुद्धता देने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें ज्यादा अच्छे से जो है हमें प्योर सब्सटेंस मिलेगा। तो देखो, इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों टेक्निक है, दोनों में हमें क्रिस्टल मिल सकते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन क्या है? ज्यादा इफेक्टिव है, जबकि इवेपोरेशन में हमें जो है जो भी हमें रेजिड्यू मिलेगा, जो भी रेजिड्यू बच जाएगा इवेपोरेशन के बाद, है ना, वाटर जब इवेपोरेट हो जाएगा तो जो भी हमें सब्सटेंस मिलेगा वो कैसा हो सकता है? इम्प्योर हो सकता है, उसमें इम्प्योरिटीज हो सकती है। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज कुछ ना कुछ बच जाएंगी, जबकि क्रिस्टलाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जहां पर हमें प्योर क्रिस्टल ही मिलेंगे। क्लियर है इतना? तो चलिए, तो आप नोट कर सकते हैं इवेपोरेशन क्या है और क्रिस्टलाइजेशन क्या है, और दोनों एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है। क्लियर? चलिए, नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्रिस्टलाइजेशन पर बेस्ड हमने देखा है, कई क्वेश्चन हमने देखे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो नोट कीजिए आप इसे। चलिए, आगे अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ विनेगर एंड बेकिंग सोडा विद एन एक्सपेरिमेंट। तो आपको विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन बतानी है एक्सपेरिमेंट से। तो बच्चों देखो, विनेगर और बेकिंग सोडा वाली रिएक्शन हमने चैप्टर में पढ़ी थी। ठीक है, तो चलो पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट देखते हैं किस तरीके से करेंगे। चलिए, व्हेन विनेगर इज मिक्स्ड विद बेकिंग सोडा, जब विनेगर को बेकिंग सोडा के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या होता है? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है बबल्स के साथ। ठीक है, अब
इसे समझते हैं थोड़ा, ठीक है। अब हम बात करते हैं विनेगर की। विनेगर क्या है? एक एसिड है ना। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है, जबकि बेकिंग सोडा क्या है? हमारा बेस है, ठीक है। क्या है? एक प्रकार का बेस है। तो एसिड और बेस जब मिलते हैं, ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ये हमें पता है, ठीक है। तो लेकिन चलिए फिर फिलहाल विनेगर की बात करते हैं। तो हमें क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए? फिलहाल हम यहाँ पर वही लिखेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो हमें एक बीकर एक टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, ठीक है। इस ट्यूब से इस तरीके से एक यू वाली ट्यूब हमें ऐसे लगा लेनी है दूसरे बीकर पर, दूसरे टेस्ट ट्यूब पर इस तरीके से। अब हमें इस वाले में डालना है, अब हमें इस टेस्ट ट्यूब में डालना है बच्चों, इस टेस्ट ट्यूब में हमें डालना है विनेगर और साथ में डालना है बेकिंग सोडा, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। बेकिंग सोडा। अब विनेगर और बेकिंग सोडा जब एक साथ मिलेंगे, ठीक है, ये कुछ बबल्स बनाते हैं। अब ये जो बबल्स हैं वो लाइम, चलिए, तो इधर हमने डाला है इस टेस्ट ट्यूब में विनेगर और बेकिंग सोडा, ठीक है। अब विनेगर और बेकिंग सोडा डालने पर यहाँ पर जो है कुछ बबल्स जो है वो उठने लगते हैं, बबल्स यानी कि बुलबुले बनने लगते हैं। अच्छा, ये बुलबुले कौन सी गैस के हैं ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो यू शेप की इस तरीके से है ना, इन्वर्टेड है, उल्टी यू शेप की जो है, इस तरीके से जो ये ट्यूब है ये हमने यहाँ पर लगा दी है और इसको फिक्स कर दिया है दूसरी टेस्ट ट्यूब के साथ। अब इस टेस्ट ट्यूब में है लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हमारा लाइम वाटर है, ठीक। अब जब ये जो गैस है ये क्या होती है, इस यू ट्यूब के थ्रू कहाँ पर जाती है? इस लाइम वाटर में जाती है। तो ये क्या कर देती है, लाइम वाटर को कैसा बना देती है? टर्न्स मिल्की, दूधिया बना देती है। कैसे बना देती है दूधिया? क्योंकि यहाँ पर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन। कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से ये हो जाता है दूधिया, जिससे कि हम ये पुष्टि हो जाती है कि ये जो गैस है विनेगर और बेकिंग सोडा के मिलने पर जो गैस बन रही है वो गैस कौन सी है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि लाइम वाटर के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रो सॉरी लाइम वाटर के साथ जब कैल्शियम सॉरी लाइम वाटर के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर, ठीक है। इतना क्लियर है? इतना समझ में आया? इस एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा कि हमने इस तरीके से कुछ सेटअप बनाया, दो टेस्ट ट्यूब हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब को एक यू शेप वाली ये जो ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब है, उससे क्या कर लिया है? अटैच कर लिया है। पहली टेस्ट ट्यूब में हमने डाला हुआ है विनेगर और बेकिंग सोडा। विनेगर में बेकिंग सोडा हमने डाला, ठीक है, या बेकिंग सोडा में विनेगर डाला, जो भी है। विनेगर और बेकिंग सोडा को हमने मिलाया तो यहाँ पर कुछ गैस के बबल्स बने। अब ये जो गैस पे बबल्स बने हैं, ये गैस के बबल्स इस यू वाली शेप की जो ये ट्यूब है इसके थ्रू जाएंगे दूसरे टेस्ट ट्यूब पर, ठीक है। अब ये जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है इसमें है लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे ही ये गैस लाइम वाटर में पास होगी तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा, मिल्की बन जाएगा, ठीक है। मिल्की क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। तो यहाँ से ये पुष्टि हो जाती है कि यहाँ पर विनेगर और बेकिंग सोडा के मिलने पर, या विनेगर और बेकिंग सोडा को जब मिक्स किया जाता है तो जो गैस बनती है वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्लियर है इतना? चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो
तो अब इसे रीड भी कर लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में सिरका लें, फिर उसमें बेकिंग सोडा डालें, गैस के कारण बुलबुले बनते हैं। देखो यहाँ पर तो शॉर्ट में लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो शॉर्ट में आपको ऐसे ही लिखना है। लेकिन अगर आपके पास ये प्रॉपर मार्क्स का आता है तो इस तरीके का सेटअप आप बना सकते हो। वैसे इतना ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो भी एक्सपेरिमेंट हमने किया है वो कैसे होता है, यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, कैसे कॉन्फर्मेशन टेस्ट किया जाता है, ये जो गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए तो नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ अ चेंज इन टेम्परेचर कैन इंडिकेट अ केमिकल चेंज। हमें बताना है कि कैसे तापमान में परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन को दर्शा सकता है। चलिए, इन मेनी केमिकल चेंज हीट इज ईदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज। तो जैसे कि हमें पता है कई सारे रासायनिक परिवर्तन में हीट जो है या तो अवशोषित होती है या तो उत्सर्जित होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। क्विक लाइम को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, जो कंटेनर है वो कैसा हो जाता है, हॉट हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है, इंडिकेटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद हीट रिलीज। जो क्या दर्शाता है कि ये क्या है, एक तरह की केमिकल रिएक्शन है जहां पर हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है, हीट उत्पन्न हो रही है। सिंपल। तो चलिए, तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन था कि कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन जो है टेम्परेचर में बदलने से कि वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन में या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या तो रिलीज होगी। तो जैसे हम क्विकलाइम को ऐड करें वाटर के साथ तो जो हमारा कंटेनर है वो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाता है। अगर हम बाहर से टच करेंगे कंटेनर को तो वो हमें कैसा दिखाई देता है, ये कैसा फील होता है, वो गर्म फील होता है, यानी कि यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है। ऐसे ही कई सारी प्रोसेसेस हैं जो कि हमने चैप्टर में भी पढ़ी है, जिनमें हीट रिलीज भी होती है और कई सारी प्रोसेसेस ऐसी भी हैं जहां पर हीट एब्जॉर्ब भी होती है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। तो ये काफी अच्छा एक क्वेश्चन था, इसे आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ कैंडल बर्न्स। जब एक कैंडल जलती है तो ये क्या होता, तब क्या होता है। तो क्या ये एक रासायनिक परिवर्तन है या ये एक भौतिक परिवर्तन है, इसे कैसे आप बताएंगे, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए एक बार आप खुद से ये क्वेश्चन करके देखिए, है ना। चलिए, burning of a candle is a chemical change because new substance like carbon dioxide and water vapor are formed। तो जब कैंडल जलती है, बर्निंग ऑफ कैंडल, अच्छा ध्यान देना यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर दो चीजें कही जा रही हैं, ठीक है। एक तो कहा जा रहा है बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग, और एक कहा जा रहा है मेल्टिंग। तो दोनों में तो काफी अंतर है। बर्निंग का मतलब है जलना और मेल्टिंग का मतलब है पिघलना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस यानी कि बर्फ का पिघलना, है ना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स यानी कि मोम का पिघलना। तो चलिए, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि कैंडल का जलना क्या है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो चलिए, कैंडल जब जलती है बच्चों तो वो तो एक केमिकल चेंज ही है। क्या है, एक केमिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि कैंडल जब जलती है तो वो कई सारे नए पदार्थ बनाती है, और जहां पर जिस चेंज में नए पदार्थ बनते हैं उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नए पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर, ऐसे ये जो कुछ सब्सटेंसेस है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो कि नए पदार्थ हैं, इसीलिए ये चेंज है केमिकल चेंज। लेकिन जबकि जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है यानी कि जो मोम है, मोम जब पिघल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर तो कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, मोम पिघल रहा है, वो वापस से सॉलिड स्टेट में हो जाएगा तो वापस से पहले जैसा भी बन सकता है।
ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या हो गया, एक फिजिकल चेंज। तो कैंडल का जलना, इसमें दो चेंजेस इंक्लूडेड हैं, एक केमिकल चेंज और दूसरा है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज कब, जब वो जलेगा और नया पदार्थ बनाएगा, और फिजिकल चेंज कब, जब वो वैक्स जो है वो सिर्फ मेल्ट होगा। क्लियर है। तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनते हैं, लेकिन मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। चलिए बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, why is burning of magnesium ribbon is a chemical change? Describe the observation. मैग्नीशियम रिबन का जलना रासायनिक परिवर्तन क्यों है, अपने अवलोकन का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन का जलना केमिकल चेंज क्यों है। तो आपको ये तो पता चल जाता है कि मैग्नीशियम रिबन का जलना एक केमिकल चेंज है। ठीक है। आंसर आपको देना है कि क्यों है, आपको ये नहीं लिखना कि बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज, ये आपको नहीं लिखना। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया ही गया है कि चेंज है, केमिकल चेंज है। ठीक है। हमें बताना है कि केमिकल चेंज क्यों है। ठीक है। तो क्यों होगा केमिकल चेंज, क्योंकि जब ये जलेगा तो कुछ नया पदार्थ बनाएगा, इसीलिए केमिकल चेंज होगा, है ना। ऑल्दो हमें केमिकल चेंज की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो तो पता ही है। क्या होता है केमिकल चेंज, जब कोई सब्सटेंस क्या करता है, किसी चेंज चेंज करता है या चेंज होता है, वहां पर अगर नया पदार्थ बनता है तो उसे कहा जाता है केमिकल चेंज, और अगर नया पदार्थ नहीं बनता तो उसे कहेंगे हम फिजिकल चेंज। तो मैग्नीशियम रिबन भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, यानी कि जरूर यहाँ पर कोई नया पदार्थ बनता होगा, है ना। अब ये हमें पता होना चाहिए कि नया पदार्थ बनता क्या है। ठीक है। ये हमें कैसे पता होगा, अगर हमने चैप्टर पढ़ते समय ध्यान से देखा होता रिएक्शन को, तो हमें आसानी से पता होगा। ठीक है। तो देखो, अगर हम यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं, मैग्नीशियम रिबन, ये रहा हमारा मैग्नीशियम। ठीक है। इसको जब हम जलाते हैं तो ये कैसे जलता है बच्चों, कौन सी गैस है जो एसेंशियल होती है बर्निंग के लिए, तो वो गैस होती है ऑक्सीजन। तो ये जलेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जलेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो मैग्नीशियम, मान लो ये है हमारे पास मैग्नीशियम का एक रिबन। ठीक है। ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है। इसको हम, ये हमारे पास है एक बर्नर है, बर्नर के साथ क्या करते हैं, इस मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाते हैं, ठीक है, इस मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, तो ये मैग्नीशियम रिबन कैसे जलता है, एक ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ जलता है, यानी कि एक चमकदार सफेद रोशनी के साथ ये जलता है। ठीक है। जब ये जलता है चमकदार सफेद रोशनी के साथ, जलने के बाद जो है ये क्या बनाता है, राख बनाता है। क्या बनाता है, ऐश, राख बनाता है। और ये जो राख है यही क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यही क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब हमें पता तो चल गया है कि मैग्नीशियम रिबन का जलना एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्यों है, क्योंकि जब ये जलता है तो ये क्या करता है, एक ब्राइट वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है, और प्रोड्यूस करता है व्हाइट ऐश, यानी कि सफेद राख, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक नया पदार्थ है। इसीलिए ये जो चेंज है ये है केमिकल चेंज। क्लियर। चलिए, तो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिए, रिएक्शन भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। अभी हमें सिंपल ऐसी ही रिएक्शन लिखनी है, हमें इसे बैलेंस नहीं करना है। ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, या बैलेंस करना चाहें तो आप बैलेंस भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों,
तो ये क्वेश्चन भी आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको जब हम पानी के साथ मिलाते हैं, है ना, वाटर के साथ इसको मिलाते हैं, तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, लिटमस टेस्ट जब हम इसका करते हैं तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा, क्योंकि ये कैसा है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन गैल्वेनाइजेशन, व्हाई इट इज डन। गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस क्या है, या गैल्वेनाइजेशन क्या है और यह क्यों किया जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन है क्या। तो देखो बच्चों, अभी तक तो हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है क्या। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है क्या, ये एक प्रिवेंशन की प्रोसेस है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आयरन को जंग लगने से बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं। कैसे प्रिवेंट करते हैं, हम क्या करते हैं, आयरन के बाहर से या उसके सरफेस पर एक जिंक की प्रोटेक्टिव लेयर लगा देते हैं। तो जो क्या करता है, जो जिंक है वो आयरन को रस्टिंग से बचाता है। कैसे, आयरन पर रस्ट लगता कब है, जब वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, तो इस प्रोटेक्टिव लेयर से जो आयरन है वो एयर और वाटर के एक्सपोजर में, या हम कहें एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिस वजह से आयरन जो है वो सेफ रहेगा रस्टिंग से। क्लियर है। चलिए, तो गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट विद अ लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होती है, इस गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, आयरन को जिंक की लेयर से कोट किया जाता है। ठीक है, और वाई इट इज डन, यानी कि ये क्यों किया जाता है, इट इज डन टू प्रिवेंट रस्टिंग एज जिंक प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर। तो ये रस्टिंग से बचने के लिए किया जाता है। जिंक जो है वो आयरन को एयर और मॉइस्चर से बचाती है। ठीक है, चलिए, क्लियर है इतना। तो ये काफी अच्छा एक क्वेश्चन था। गैल्वेनाइजेशन, हमने कहा भी था कि गैल्वेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस विद एग्जांपल। तो ये हमारा एक एडिशनल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बताना है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, देखो, रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, जिनको उल्टाया जा सकता है। ठीक है, जैसे वो पहली अवस्था में थे उन्हें वैसे ही किया जा सकता है। तो ये जो रिवर्सिबल चेंजेस हैं, यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, तो रिवर्सिबल चेंजेस का एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी कि पानी को जमाना, तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है। बिल्कुल रिवर्सिबल चेंज है, पानी को जमाया जा सकता है। जमा करके क्या बना सकते हैं, आइस बना सकते हैं, है ना, बर्फ बना सकते हैं। और बर्फ को वापस पिघला करके पानी भी बना सकते हैं, है ना, रिवर्सिबल है, चेंज हो पा रहा है। तो क्या आपको दिख रहा है ना, मान लो ये हमारे पास है एक आइस क्यूब। ठीक है, आइस क्यूब को जब हम टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, तो ये आइस क्यूब क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पानी बन जाएगा। ठीक, अब इस पानी को हमें क्या करना है, वापस से आइस क्यूब बनाना है। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करके उसको फ्रीज कर देंगे, और वापस से ये जो वाटर है ये क्या बन जाएगा, आइस क्यूब बन जाएगा। तो ऐसे चेंजेस जिनको उल्टाया जा सकता है, कैन बी अनडन, उन्हें कहा जाता है रिवर्सिबल चेंज। यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, सिर्फ स्टेट में देख सकते हो आप चेंज हो रहा है, जैसे पहले लिक्विड था, सॉलिड बना, सॉलिड से लिक्विड बन सकता है। ठीक है, चलिए, क्लियर। अब इरिवर्सिबल चेंजेस की बात करते हैं, कैन नॉट बी अंडन, यानी कि इन्हें जो है उल्टाया नहीं जा सकता। ये कैसे होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई नया पदार्थ बन जाता है। जैसे लकड़ी का जलना, तो लकड़ी जल करके क्या बनाती है, राख बनाती है। राख से क्या वापस लकड़ी बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती। जैसे अगर हम देखें कि दूध है, दूध से क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं। ठीक है, दूध से अगर हम दही बना दें, तो क्या दही से वापस दूध बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। तो ये कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर दोनों की डेफिनेशन लिख दी गई है। दोनों डेफिनेशन को आप नोट कर सकते हैं बच्चों।
चलिए बच्चों, तो आज हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंज चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं। साथ में हमने कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में है, वो भी हमने कर लिए हैं। कुछ एमसीक्यू टाइप्स थे, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर इस चैप्टर के कर लिए हैं। तो अब ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।